This is a stadium. You can make a rain shelter in it, which will protect the audience stand from sunlight, rain, and strong winds. As the size of the stands increases, so does the roof. But to support the long roof, more pillars are needed. And these pillars can block the viewer's view. If you remove the pillars, the roof can fall immediately. Now think about it. If the top of the roof is placed on a pillar, it can stay in balance. If you want to increase the area of the shadow, then the roof has to be spread on both sides. But this will waste a lot of space. If you shift the roof a little towards the stands, then a smart idea would be to pull it from the other side with ropes and balance it so that it doesn't fall. It's just like a big seesaw. If a side is tied to the ground, then the other side can also hold a lot of weight. But now this structure has become even longer and bigger. You have made a huge column-free roof. And when you add this roof to a round shape, then congratulations! You have made a football stadium. यह ऊंची इमारतों से घिरा हुआ शहर का सेंट्रल एरिया है। अगर आप यहाँ एक टेलीविजन टावर बनाना चाहते हैं, तो उसे इतना ऊंचा बनाना पड़ेगा कि उसके सिग्नल्स किसी भी बिल्डिंग से ब्लॉक न हो। लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले स्ट्रक्चर टाइफून जैसी तेज हवाओं का सामना नहीं कर पाते। इसलिए टावर की स्ट्रेंथ बढ़ाने और विंड रेसिस्टेंस को कम करने के लिए आपने इसके चारों ओर कई स्टील कॉलम्स लगाए और उन्हें स्टील रिंग्स से आपस में जोड़ दिया। इस तरह का ओपन फ्रेम डिजाइन हवा के दबाव को काफी हद तक कम कर देता है। किसी एक दिशा के कॉलम पर ज्यादा लोड न पड़े। इसके लिए आपने 24 कॉलम्स को एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर दिया, जिससे वे ऊपर की ओर स्पाइरल शेप में उठते हैं। इससे हवा की ताकत एक अपवर्ड स्पिरल फोर्स में बदल जाती है और सारे कॉलम मिलकर साइड विंड लोड को संभाल लेते हैं। हालांकि ऊंचाई पर तेज हवा से वॉर्टेक्स शेडिंग जैसी स्थिति बनती है, जिससे सारे रिंग्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस करने लगते हैं और इससे पूरी बिल्डिंग के गिरने का खतरा होता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने कॉलम्स को और मोड़कर बीच में एक वेस्ट लाइक कर्व्ड शेप बना दिया, जिससे रेजोनेंस नहीं हो पाता। टावर का चौड़ा बेस इसके वजन को जमीन पर बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे यह और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब आपने इसके लोअर सेक्शन में इक्विपमेंट रूम्स बनाए, मिडिल सेक्शन में ऑब्जर्वेशन डेक और एक रोटेटिंग रेस्टोरेंट जोड़ा। वहीं टावर के टॉप पर आपने अम्यूजमेंट राइड्स जैसे झूले लगाए ताकि विजिटर्स एंटरटेन हो सकें। इस टावर को शहर का एक आइकॉनिक लैंडमार्क बनाने के लिए आपने इसके हॉलो स्ट्रक्चर में 7000 से भी ज्यादा एलईडी लाइट स्ट्रिप्स लगाई, जो रात में स्पेशल कलर्स की रोशनी देती है। बधाई हो, आपने ग्वांगजू टावर बना लिया है। यह एक 600 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। अगर आप इसके स्क्वायर आउटलाइन को बदलकर इसे राउंड, ट्रायंगल या किसी और क्रिएटिव शेप में डिजाइन करें, तो यह देखने में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप सोचते हैं कि ट्रायंगुलर आउटलाइन हवा के प्रभाव को कम करने में मददगार नहीं है, तो आप इसे थोड़ा और स्मूथ बनाकर एक डक एग की तरह राउंड बना सकते हैं। आप चाहें तो बिल्डिंग का अपर पार्ट थोड़ा छोटा रख सकते हैं, ताकि इसका स्ट्रक्चर और ज्यादा स्टेबल हो जाए। अगर आप चाहें तो बिल्डिंग को 360 डिग्री के 1/3 हिस्से जैसी फॉर्म में भी डिजाइन कर सकते हैं। खासकर जब बिल्डिंग बहुत ऊंची हो, तब यह लुक काफी इंप्रेसिव लगता है। सरफेस पर किया गया हर छोटा चेंज ऊंचाई के कारण कई गुना ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है। ऐसे में ड्राइंग करने वाले ने कहा कि सरफेस की लेयर बाकी लेयर्स से मैच नहीं कर रही है और उसे सही करने के लिए उसे सैकड़ों लेयर्स बनानी पड़ेंगी। हर बार कुछ न कुछ अलग दिखता है। इसीलिए आप बिल्डिंग की कॉम्प्लेक्स इनर सरफेस को 9 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और हर सेक्शन को गोल सरफेस के रूप में ऊपर नीचे स्टैक करते हैं। हर 2 सेक्शंस के बीच कुछ ओपन सरफेसेस को गार्डन के तौर पर छोड़ दिया जाता है। आखिर में आप बिल्डिंग के चारों ओर एक और आउटर आउटलाइन तैयार करवाते हैं और इस तरह आपने शंघाई सेंट्रल बिल्डिंग डिजाइन कर दी।